नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद विपक्ष के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये है कि इस चुनाव व्यवस्था में, इस चुनाव प्रणाली के रहते हुए, इस चुनाव आयोग के रहते हुए और इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के रहते हुए क्या वो कोई चुनाव जीत सकता है? क्या उसे चुनाव लड़ना चाहिए? तब तक जब तक ये सुनिश्चित न हो जाए कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष ढंग से काम करेगी, चुनाव आयोग विपक्ष की बात को सुनेगा, चुनाव आयोग केंद्र सरकार और एक सत्तारूढ़ दल के हिसाब से सारी चीज़ें तय नहीं करेगा, क्या इस चुनाव नतीजे के बाद विपक्ष को आत्ममंथन करना पड़ेगा, एक बहुत बड़े फैसले की तरफ कदम बढ़ाने पड़ेंगे? ये आसान फैसला नहीं है कि चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दे विपक्ष कि अब हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव के जीतने के सारे रास्ते मोदी सरकार, उसके चुनाव आयोग ने बंद कर दिए। जिस तरह से चुनाव का संचालन हो रहा है, उस चुनाव के संचालन में विपक्ष की हार सुनिश्चित है, तय है, बशर्ते केंद्र सरकार ये तय न कर ले कि हमें यहाँ चुनाव हारना है। मसलन केरल और तमिलनाडु में मोदी सरकार जानती थी, बीजेपी जानती है कि उसके लिए वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए वहाँ अभी उस तरह का काम न किया जाए कि एकदम से हंगामा खड़ा हो जाए। तो पहले उन्होंने बिहार में प्रयोग किया और पश्चिम बंगाल में एक बड़े स्तर पर अपने उस प्रयोग को अंजाम दिया, सफलतापूर्वक अंजाम दिया। तो एसआईआर जो एक बहुत बड़ा टूल साबित हुई चुनाव को प्रभावित करने की, चुनाव को जीतने की, और उसके अलावा जो दूसरे दंड फंद हैं वो भी उसने किए, और कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल को जिस तरह से उसने जीता है, ये दरअसल लोकतांत्रिक जीत नहीं है, ये निष्पक्ष और फेयर चुनाव में किसी पार्टी ने भी जीत हासिल नहीं की है। भले ही प्रधानमंत्री जश्न मनाए, पूरी पार्टी जश्न मनाए, अपनी छाती ठोके, से बार बार ये कहे कि उसने विपक्ष को परास्त कर दिया है और पूरे देश भर में बीजेपी का अब डंका पिट रहा है। बंगाल में उसने अपनी मेहनत, अपनी लोकप्रियता की वजह से चुनाव जीता है। ये सारे दावे अगर आप एसआईआर के आंकड़ों को देख लें, चुनाव नतीजों के आंकड़ों का विश्लेषण कर लें, तो साफ हो जाता है। तो एक तरह से उत्तर से लेकर पूरब और पश्चिम तक जो बीजेपी ने अपनी पकड़ बना ली है, और उसमें चुनाव आयोग का बहुत बड़ा रोल है, और आने वाले चुनावों में भी हम ये देखेंगे। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को बीजेपी अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की झोली में ऐसे ही डाल देगी? इसके बावजूद कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में हारी थी, बुरी तरह से हारी थी, और वो साफ दिख रहा था कि जनमत अब बीजेपी के पक्ष में नहीं है। लेकिन आप अगले एक साल में आप वहाँ देखेंगे, और जिस तरह से एसआईआर की गई है उसमें भी वो दिखेगा, और पूरे राज्य में जिस तरह से अब बीजेपी चुनाव लड़ेगी, उसमें आप देख पाएंगे कि न अखिलेश यादव के लिए वहाँ कोई गुंजाइश बचेगी, न राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए बचेगी, और बहन मायावती तो वैसे ही बीजेपी के साथ हैं। वो तो चुनाव में केवल इसलिए खड़ी होती हैं, अपनी पार्टी को प्रस्तुत करती हैं ताकि बीजेपी का फ़ायदा हो। तो बीजेपी का गेम प्लान समझिए, बीजेपी की रणनीति समझिए, पूरी सत्ता पूरे देश को अपनी मुट्ठी में करने की का बहुत ही निर्मम है, बहुत ही नग्न है, निर्लज्ज है, और उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, जो राजनीतिक नैतिकता क्या होती है, इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं। उसका ये मानना है कि चाहे जैसे भी हो,
चाहे जो भी धतकर्म करने हों, हमें चुनाव जीतना है, हमें सत्ता हासिल करनी है और सत्ता हासिल करके अपने हिंदुत्व के एजेंडे को फैलाना है। न केवल हिंदुत्व के बल्कि अडानी के एजेंडे को भी फैलाना है। ये दोनों एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो बंगाल की सत्ता, बिहार की सत्ता, असम की सत्ता, जहाँ भी अडानी को एक ज़रूरत है अपना पैर फैलाने की, वहाँ पर प्रोजेक्ट करने की, वहाँ उसके लिए ज़मीन हमवार करना है, तैयार करना है। तो ये जो हिंदुत्व का प्रोजेक्ट है, पूंजीवादी प्रोजेक्ट है, जिसमें पूंजीपतियों का ही बोलबाला रहना है, अपर कास्ट का बोलबाला रहना है। इन दोनों की एक मिला जुला प्रोजेक्ट है जो मीडिया बल से, धन बल से, एजेंसी बल से, कानून के दुरुपयोग से, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके वो कर रही है। लेकिन अब जब ये सारा पूरा खेल खुल चुका है, सब कुछ सामने है कि बीजेपी के इरादे क्या हैं, नीयत क्या है, बीजेपी का गेम प्लान क्या है, बीजेपी किस तरह से पूरी चुनाव प्रक्रिया का हरण कर रही है, और उसमें विपक्ष के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है। जहां ममता बनर्जी जैसी लड़ाकू महिला, जिसका जनाधार अच्छा खासा है, वो भी इस तरह से हराई जा सकती है कि आश्चर्यचकित करने वाली। बीजेपी 200 से पार चली जाए, ये हतप्रभ करने वाला है। और ये अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये बिल्कुल पहले दिन से तय था कि ये स्क्रिप्ट लिखी गई है, इसमें इस तरह से और सारे नाटक हो रहे थे। जो स्पेशल सेशन बुलाया गया था पार्लियामेंट का, उसका भी उद्देश्य यही था कि ये एक नरेटिव गढ़ना है कि महिलाएं ममता बनर्जी से नाराज़ हैं क्योंकि आरक्षण के बिल का उन्होंने समर्थन नहीं किया और इसलिए उसके खिलाफ वोट किया। इस तरह के बहुत सारे नरेटिव गढ़ने के लिए, ताकि बाद में ये जो धांधली करके जीत हासिल की गई है उसको सही ठहराया जा सके। और भी बहुत सारे तर्क, गोदी मीडिया आप देखिए, इतने सारे तर्क ले आए हैं, एंटी इनकम्बेंसी से लेकर तृणमूल कांग्रेस की गुंडई तक। इसमें सच्चाई भी होगी, एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, तृणमूल कांग्रेस की गुंडई भी है, शामिल है। लेकिन बीजेपी क्या के राज्यों में कम गुंडई है? क्या यूपी में या असम में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या उत्तराखंड में आपको कम गुंडई देखने को मिल रही है? ये बीजेपी का भी यही कल्चर है। बीजेपी कोई साफ सुथरी पार्टी नहीं है। वो चूंकि पावर में है तो उसकी गुंडई का तरीका दूसरा है। वो एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, गवर्नर का इस्तेमाल करती है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करती है और उस तरह से अपने आप को पाक साफ दिखाते हुए अब उसी के राज में इतने सारी चीज़ें होती हैं। अभी देखिए, विनेश फोगाट ने साफ साफ कहा कि वो भी ब्रजभूषण शरण सिंह की शिकार हुई है, यौन दुर्व्यवहार की। बीजेपी ने कुछ किया ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ? नहीं किया, क्योंकि वो ऐसे गुंडे पालती है, ऐसे आपराधिक लोगों को पालती है। बंगाल में भी वही ये करेगी। वही अपराधी तत्व अब बीजेपी के लिए काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि बंगाल में जो कुछ हुआ है उसको बंगाल तक सीमित करके मत देखिए। ये एक मॉडल खड़ा किया है बीजेपी ने, चुनाव जीतने का मॉडल डेवलप किया है गुजरात से लेकर बंगाल तक, जिसमें साफ है कि हम विपक्ष के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। एक तरह से देखा जाए, अगर आप पार्लियामेंट के में जो जीत हासिल की विपक्ष ने उसको अलग कर दें तो एक तरह से भारत विपक्ष मुक्त हो चुका है। अगर दक्षिण के 4 राज्यों को छोड़ दें तो बीजेपी सभी जगह काबिज है, सब जगह उसी की सरकारें हैं, तो एक तरह से विपक्ष के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस की 2-3 राज्यों में सरकारें हैं, केरल में अब बनेगी, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में है। पंजाब में पता नहीं क्या होगा। पंजाब में भी अगर बीजेपी ने चाहा, और वो चाह रही है, और उसने करके जो 7 सांसद तोड़े हैं, उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि पंजाब में भी कोई बड़ा खेल
वो करने जा रही है। आप इंतज़ार कीजिए आम आदमी पार्टी को कैसे वो निगलेगी और कैसे वो वहाँ पर अकाली दल का सब्स्टिट्यूट बनेगी या अकाली दल को साथ लेकर बड़ी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ेगी और वो सत्ता पर काबिज होगी, कांग्रेस को सत्ता पर आने नहीं देगी। ये आगे होने वाला है। उसमें कितनी वो कामयाब होती है ये देखना है, लेकिन वो पंजाब में भी एक अपनी हैसियत बनाने की राह पर चल पड़ी है। तो अब ऐसी सूरत में अपोजिशन करेगा क्या? अपोजिशन के पास रास्ते क्या हैं? रास्ता नंबर 1 तो यही है कि अगर वो ये सोचता है कि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से हो जाएगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से हो जाएगा या 2-4 पब्लिक रैली करने से बात बन जाएगी, तो वो भूल जाए। अब ये करो या मरो की लड़ाई है, इसमें उनको घर से में बैठना नहीं होगा। अगर अपोजिशन पार्टीज़ जिस तरह से तेजस्वी यादव 24/7 की पॉलिटिक्स के आदी नहीं हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव पॉलिटिक्स नहीं करते 24/7 की, या दूसरे नेताओं को ले लें, कांग्रेस के नेताओं को ले लें, चुनाव के वक्त ही वो सक्रिय होते हैं, ये नहीं चलेगा। ये उन्हें सड़कों पर ही रहना पड़ेगा अब 2029 तक। अगर वो सड़क पर नहीं रहेंगे तो वो सत्ता से बाहर ही रहेंगे और धीरे धीरे पूरी व्यवस्था को इस तरह से बना दिया जाएगा कि ये आशंका गलत साबित नहीं होगी कि अब 2047 तक यही बीजेपी राज करेगी, मोदी की जगह कोई और आ जाएगा, लेकिन बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी, चुनाव आयोग को अपने ढंग से इस्तेमाल करके, चुनाव प्रणाली को अपने ढंग से इस्तेमाल करके। कई देशों में ऐसा हुआ है। हंगरी में ओरबान इसी तरह से चुनाव प्रणाली का दुरुपयोग कर रहे थे, हालांकि 16 साल के बाद वो सत्ता से बाहर हो गए। और एक समय ऐसा आता भी है जब जनता सब पूरा खेल समझ जाती है और फिर वो अपने तरीके से उसका हिसाब चुकता करती है। लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ अगर जनता के रिएक्शन का इंतज़ार करेंगे तो अपनी ताकत को और भी गंवा देंगे। ये उन्हें समझना पड़ेगा कि अब चुनाव को लड़ना, मेरे ख्याल से तो उससे बचना चाहिए। पूरी ताकत चुनाव प्रणाली को ठीक कराने में लगानी चाहिए, चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, चाहे सड़कों पर लड़ाई हो। चुनाव के बहिष्कार करना पड़े तो चुनाव का बहिष्कार भी करना चाहिए। 1, 2, 3 चुनाव के बहिष्कार करके उसे मैसेज देना चाहिए, जनता को जगाना चाहिए कि हम चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र सब जगह बीजेपी चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके चुनाव जीत रही है और इस तरह की चुनाव व्यवस्था में हमारे चुनाव लड़ने से चुनाव को वैधता मिल जाती है, हम तो हारते ही हैं। कहा जाता है कि विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष नहीं लड़ रहा है, विपक्ष के पास जन समर्थन नहीं है, ये कह के विपक्ष को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये हकीकत नहीं है। कोशिश ये हो रही है, षड्यंत्र ये है कि विपक्ष को चुनाव लड़ने लायक रखा ही ना जाए। हमने देखा कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के ठीक समय कांग्रेस के जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर दिए गए थे, उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा ही नहीं बचा था, बहुत कम पैसा बचा था और किस तरह से उसने चुनाव लड़ा। यही हाल पूरे देश में विपक्षी पार्टियों और नेताओं का कर रहे हैं। छापेमारी और इस सब से एक आतंक पैदा कर दिया है, तो कारपोरेट या जो चंदा देने वाले हैं वो भी बच रहे हैं विपक्षी दलों को चंदा देने से। ये पूरी स्थिति जो निर्मित हुई है, इसे हमें बिल्कुल लोकतांत्रिक फ्रेम में समझना चाहिए कि ये पूरे लोकतंत्र पर एक ज़बरदस्त कुठाराघात है। अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं, स्वच्छ चुनाव नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र भी जिंदा नहीं रहेगा। और बंगाल के चुनाव ने ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर दिया है कि निष्पक्ष चुनाव अब नहीं होंगे। जो राष्ट्रीय स्तर का SIR होगा वो किस तरह से प्लान किया गया है आप समझ लीजिए। कहा तो ये जा रहा था कि ये केवल बंगाल के लिए लाया गया है, बंगाल चुनाव जीतना है, तो बंगाल चुनाव तो उसने बीजेपी ने जीत ही लिया है। लेकिन ये मत सोचिए कि
वो अपने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बंगाल के बाद अस्तबल में बांध देंगे। वो अभी दक्षिण का रुख करेगा और दक्षिण में भी उसी तरह से उठापटक होगी। एक एक करके कर्नाटक में अगर अभी सरकार नहीं है तो वहाँ की सरकार गिराकर अपनी सरकार कैसे बनाई जाए, फिर तमिलनाडु केरल में कैसे उलटफेर किया जाए, तेलंगाना में कैसे उलटफेर किया जाए, ये सारे खेल आपको अगले 2-3 साल में होते दिखने हैं। लेकिन आने वाले राज्यों के चुनाव में ये खास तौर पर दिखेगा और विपक्ष को आज सिर जोड़कर, समूचे विपक्ष को, ममता बनर्जी को भी, जो कि एकला चलो वाली राह पर चल रही थी और उसका भी असर चुनाव में हुआ होगा, उनको भी सोचना चाहिए कि ये अब पूरे विपक्ष की संयुक्त लड़ाई है, साझा लड़ाई है। अगर साझा लड़ाई नहीं लड़ी गई तो अकेले अकेले बीजेपी सबका शिकार करेगी, सबको खत्म कर देगी और हर जगह वही दिखेगी। भविष्य उनके लिए भी नहीं बचेगा, इस देश का भविष्य भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर ना विपक्ष होगा न लोकतंत्र होगा तो देश भी ऐसे ही लोगों के हाथों में इसी तरह से चलता रहेगा। पब्लिक धर्म की अफीम खा के, हिंदुत्व की अफीम खाकर मस्त रहेगी और देश गर्त में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।